प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद में एक औरत के शरीर में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। आपको खुद समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैं क्यों अलग फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा क्या हो रहा है। कोई समझ नहीं पाता, इवन आपको खुद भी समझ नहीं आता है। ऐसा लगता है कि यार ये पेन भी ख़त्म नहीं हो रहा है और उसमें ये 3 दिन हॉस्पिटल में भी रहना है। तो ये सब कुछ आपके सवाल जो है ना दिमाग में घूम रहे होते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब ना आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राजश्री और आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ पोस्ट सी सेक्शन रिकवरी के बारे में। अब इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर मैं सब कुछ एक साथ एक वीडियो में डाल दूंगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हॉस्पिटल में 3 दिन आपकी किस तरीके से केयर ली जाती है, और उसके बाद में पार्ट 2 में आपको बताऊँगी कि घर पर आप किस तरीके से आपका खुद का और बेबी का केयर ले सकते हो। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी देख सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एग्जैक्टली पोस्ट सी सेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें जो है रिकवरी रूम में ले जाया गया था, मुझे और मेरे बेबी को। हम वहीं पर ही थे। तो एग्जैक्टली रिकवरी रूम में होता क्या है, सबसे पहले तो नर्स जो है आपकी बीपी मॉनिटर करती है, आपका हार्ट रेट मॉनिटर करती है और वजाइनल ब्लीडिंग मॉनिटर करती है। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि आपको 9 महीने तक पीरियड नहीं आया है और 9 महीने के बाद अचानक से पीरियड आ जाए तो कितना ब्लीडिंग होगा, तो वो तक नर्स जो है मॉनिटर करती है। इवन जो है आपको ऑपरेशन थिएटर से जो यूरिनरी कैथेटर है वो भी लगा के आया जाता है, इवन पैड भी लगा के भेज दिया जाता है आपको रिकवरी रूम में। तो जो यूरिनरी कैथेटर है वो एग्जैक्टली क्या होता है कि आप ऑपरेशन के बाद में आप वॉशरूम तो नहीं जा पाओगे उठ के, तो आपको वो कैथेटर वहाँ लगाया ही जाता है ताकि जो यूरिन है वो टाइम टू टाइम पास होते रहे। अब ये यूरिनरी कैथेटर क्या है, तो यूरिनरी कैथेटर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम योर ब्लैडर टू ड्रेनेज बैग। तो ये आपके साथ एक थैली लटकी हुई रहती है, तो वो थैली में आपका जो यूरिन है वो वहाँ पर कलेक्ट हो रहा होता है। अब रिकवरी रूम में आपको 1 से 2 घंटे के लिए वहाँ रखा जाता है। मुझे रखा गया था वहाँ पर, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कितना टाइम हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था यार अभी तो लाया है और थोड़ी देर में लेके भी जा रहे हैं, ऐसा हो गया था। तो टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं समझ आता। उसके बाद हमको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल रूम में। अब आपके हॉस्पिटल रूम में आने के बाद में अब आपको यहाँ पर 3 से 4 दिन स्टे करना है। अब टोटली डिपेंड ऑन लाइक आपका कितना कॉम्प्लिकेशन है। डॉक्टर यूजुअली जो है 3 दिन ही बोलते हैं, लेकिन किसी किसी का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है तो उन्हें 4 दिन भी रुकना पड़ता है। तो मेरे केस में तो 3 दिन ही था, तो 3 दिन मुझे रुकना था हॉस्पिटल में। ऑपरेशन हो गया, बेबी पास में है, अब 3 दिन हॉस्पिटल में भी रुकना है। तो एग्जैक्टली 3 दिन होता क्या है हॉस्पिटल में, तो मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली 3 दिन हॉस्पिटल में क्या होता है और क्या क्या चीज़ें मॉनिटर की जाती है ताकि आपकी रिकवरी फास्ट हो। तो फर्स्ट जो यहाँ पर चेक करते हैं वो है आपका ब्लड क्लॉटिंग। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क ऑफ सी सेक्शन विच इज़ ब्लड क्लॉट। डॉक्टर एग्जैक्टली क्या मॉनिटर करते हैं कि वजाइनल ब्लीडिंग जो हो रही है उसमें ब्लड क्लॉट दिख रहा है या फिर पैरों में क्लॉटिंग आ चुकी है। तो ब्लड क्लॉट आपके पैरों में नहीं होने देना है, इसके लिए डॉक्टर हमेशा मॉनिटर करते हैं। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मुझे तो रात में डॉक्टर ने स्टॉकिंग पहनने के लिए बोल दिया था ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो पैर में, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर रहे होते हो और ऊपर से आपका वेट भी ज़्यादा होता है। तो वेट जिनका भी ज़्यादा है उसमें मूवमेंट नहीं होती है, तो डॉक्टर जो है स्टॉकिंग पहना देते हैं। मेरे साथ वही हुआ था, मुझे स्टॉकिंग पहना दिया था रात भर। और डॉक्टर बहुत बार आके चेक भी कर रहे थे कि जो क्लॉट दिख रहा है क्या या फिर कुछ, तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने मॉनिटर किया था। जो यूट्रस का साइज़ है वो भी चेक करते हैं डॉक्टर, क्योंकि जो बच्चादानी है वो आपका यहाँ तक आ जाता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो। तो वो उसका जो साइज़ है बड़े से छोटा 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 होना ही चाहिए। वो अपनी जो नॉर्मल साइज़ होती है यूट्रस की वो नॉर्मल साइज़ आनी ही चाहिए। तो इसके लिए जो है ना डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं। एक्चुअली डॉक्टर का चेक करने का मेथड ये है, मुझे पता नहीं अगर सबके साथ अलग होगा। मेरे केस में जब डॉक्टर ने स्टमक पे प्रेस किया था, नॉट ऑन स्टमक
एक्चुअली लोअर एब्डोमेन पे जब प्रेस किया था तो मेरी ज़ोर से चीख निकल गई थी। पूरे सब लोग डर गए थे कि एग्जैक्टली क्या हो गया है, ये इतनी क्यों ज़ोर से चिल्ला रही है। तो चिल्लाई मैं इसीलिए क्योंकि मुझे ऑलरेडी वहाँ लोअर एब्डोमेन पे दर्द हो रहा था, और वो दर्द में अगर आप वहाँ पे प्रेस करोगे तो ऑब्वियसली चीख तो निकलेगी। डॉक्टर ने बोला था कोई नहीं, हम बस यही चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम एग्जैक्टली क्या चेक कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यही बोल रही हूँ कि जो डॉक्टर जो है ना, वो आपकी यूट्रस साइज़ को चेक करते हैं, वो अपने पोजीशन पे आए हैं या नहीं। प्रेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर जब अगर अपना काम कर रहे हों तो प्लीज़ उन्हें टोके ना, वो बराबर कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। आपको कहीं किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है क्या, वो तक चेक किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जहाँ पे स्टिचेस आपके लगे हुए हैं वहाँ से कहीं पस तो नहीं निकल रहा, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, किसी तरीके का ईचिंग तो नहीं हो रहा है, वो चेक करते हैं डॉक्टर। अगर वहाँ से पस या ब्लीडिंग हो रहा है तो डॉक्टर तभी एक्शन लेते हैं। यूरिनरी कैथेटर जो आपको लगाया जाता है, तो अब यहाँ पर डॉक्टर क्या मॉनिटर करते हैं एग्जैक्टली, तो डॉक्टर ये मॉनिटर करते हैं कि जो बैग है, ड्रेनेज बैग है, उसमें आपका यूरिन कितना क्लियर है। ड्रेनेज बैग आपका लगा हुआ रहता है, उसमें अगर आपका जो यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा येलो होगा, और होगा ही क्योंकि आप इतने टाइम से फास्ट करके और आपको पानी वानी कुछ दिया नहीं जाता है उस टाइम पे, तो पानी कम होता है तो ऑब्वियसली वो होगा ही। तो डॉक्टर आपको वो देख के ही बोल देते हैं कि जो है आपको पानी पीना है और ज़्यादा पानी पीजिए ताकि जो यूरिन है वो क्लियर हो। तो मैंने भी वही किया था, मैंने इवनिंग से जो है पानी पीना शुरू कर दिया था, और दूसरे दिन जब डॉक्टर ने देखा कि ड्रेनेज बैग में यूरिन जो है क्लियर है तो फिर यूरिनरी कैथेटर जो है निकाल दिया था, और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अब तुम वॉक करके खुद से वॉशरूम जा सकते हो। अब यहाँ पे आपकी जो है एक्टिविटी भी मॉनिटर होती है। एक्टिविटी मॉनिटर यानी कैसे कि डॉक्टर आपको 8 घंटे के बाद चलने के लिए बोल देते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, मैं खुद 8 घंटे के बाद नहीं चली थी क्योंकि मुझे इतना पेन था, उस पेन में मैं नहीं चल सकती थी, तो मैं दूसरे दिन ही चली थी। तो अगर आपके केस में अगर आप चल पाते हो 8 घंटे के बाद तो बिल्कुल चलिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है। आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी पैरों में, इवन आपके ब्लीडिंग में भी क्लॉट नहीं होगा, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे केस में तो ऐसा हो गया था कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी, इतना पेन था, मैं साइड में ही मूव नहीं हो पा रही थी, तो उठना तो बहुत मुश्किल। तो जो वॉकिंग के लिए है बोल देते हैं तो वॉक कीजिए, इससे फास्ट रिकवरी होती है। और वैसे भी डॉक्टर जो है कैथेटर निकाल देते हैं, तो एनीवेज आपको वॉशरूम जो है आपको खुद से ही उठ के जाना है, तो विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट आपको उठ के खुद से वॉशरूम भी जाना है। अगर आपको उठना है, आपको चलना है, तो थोड़ा सा जो है ना आप आपके पेट के पास में पिलो का सपोर्ट लेके जो है उठिए, क्योंकि आपके मसल्स अगर टाइट रहेंगे तो फिर आपको उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रेस्ट फीडिंग और जो बेबी का केयर है वो तो आपको खुद ही लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो अभी के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद में आपको आपका ही दूध देना है, और डॉक्टर खुद इंसिस्ट करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जल्द से जल्द शुरू करने के लिए। अब यहाँ पे डॉक्टर ये चीज़ भी चेक करते हैं कि आपका जो है निपल से सीक्रेट हो रहा है या नहीं मिल्क। तो अब मिल्क अगर आपका सीक्रेट हो रहा है ना, तो आप तुरंत पिला दीजिए विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। किसी नर्स को बोल दीजिए, आपके जो फैमिली मेम्बर हैं या फिर आपके रिलेटिव हैं उनमें से किसी को बोलिए कि बेबी को होल्ड करे, क्योंकि आप ऑब्वियसली ऑपरेशन के बाद में उठ के बैठ नहीं पाओगे, तो आपको लेटे लेटे ही बेबी को जो है दूध पिलाना है। तो ट्राई करना है आपको कि बेबी को आपका ही मिल्क पिलाना है। और मेरे केस में तो वैसे ही हुआ था, लैक्टेशन कंसल्टेंट आई थी खुद मुझे बताने के लिए कि किस तरीके से बेबी को दूध पिलाया जा सकता है। तो मैंने बहुत ट्राई किया था, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से मेरा स्ट्रगल रहा ब्रेस्ट फीडिंग में। अब लैक्टेशन कंसल्टेंट आपको क्या हेल्प कर सकती है, तो लैक्टेशन कंसल्टेंट अगर आपका मिल्क फ्लो आपको समझ नहीं आ रहा है कि बेबी को कितना दूध चाहिए वो समझ नहीं आ रहा है, तो लैक्टेशन कंसल्टेंट आपको हेल्प करेगी। अब यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज चेक भी किया जाता है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ था, तो अब ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में था, अब ये डायबिटीज़ आगे भी मुझे ना हो और मेरे बेबी को ना हो, तो इसीलिए ब्लड ग्लूकोज चेक करने के लिए रोज़ जो है नर्स आती थी, बिफोर मील आफ्टर मील ये जो रेंज है ना वो लेवल्स लेके जाती थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। तब पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका था। ये डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि ये प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के बाद में आपका जो है ये लेवल ना नॉर्मल आ जाएगा, तो वैसे ही हुआ, नॉर्मल ही आ गया था। तो
पेन किलर जो है वो तो आपको दिया ही जाता है थ्रू आईवी, बट और एक तरीके से दिया जाता है जो आपके वजाइना में इंसर्ट किया जाता है एक टैबलेट, जिससे जो है आपका पेन कम हो। तो मुझे तो किसी भी तरीके से पेन कम नहीं लग रहा था, बस मुझे नींद आ रही थी उसके वजह से। तो मैं नींद में तो ऑब्वियसली आपको इतना दर्द का पता नहीं चलता, लेकिन थोड़े थोड़े बीच बीच में ना जो है वो इतना दर्द हो जाता था। मैं डॉक्टर को बोलती थी यार मुझे पेन किलर दो, पेन किलर दो, पर डॉक्टर बोलते थे कि आपको ऑलरेडी पेन किलर दिया, इतने पेन किलर हम आपको नहीं दे सकते। और उसमें भी स्पाइन में जो इंजेक्शन मेरे लगा था ना, तो ऐसा फील हो रहा था कि यार स्पाइन में बहुत सारे इंजेक्शन जो है वो लगे हैं, और अभी भी फील हो रहा है कि पीछे कुछ तो लगा हुआ है। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था मुझे। इवन मैं मेरे हस्बैंड को पूछ रही थी कि अरे मेरे स्पाइन में चेक करना, तो अभी भी कुछ लगा है क्या? ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं था, जस्ट मेरे को फील हो रहा था तो स्पाइन में ना थोड़ा सा सेंसेशन जैसा कुछ हो रहा था, बट एज सच कोई पेन नहीं हो रहा था। तो इतनी डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आपको स्पाइन में कुछ किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता है आफ्टर एनेस्थीसिया। आपका डाइट, अब हॉस्पिटल में मेरे केस में ऐसा हुआ था कि जो न्यूट्रिशनिस्ट थी उसने मेरा जो है डाइट पूरा डिज़ाइन किया था। तो जितने भी दिन थी मैं हॉस्पिटल में, उतने दिन उन्होंने जिस तरीके से खाना मुझे बोला था मैं वैसे ही खा रही थी। अब गड़बड़ ऐसा भी हो गया था कि मुझे ना वो एक चीज़ पसंद आ गई थी। उन्होंने खिचड़ी या कुछ तो भेजा था, तो मुझे काफ़ी पसंद आ गई थी। तो मैंने कहा मुझे और दे दो ये। तो नर्स ने बोला था नहीं नहीं आपको इतना ही खाना है, न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको इतना ही बोला, इतना ही खाना है, तो आप ज़्यादा भी नहीं मांग सकते हो, क्योंकि आपको आपका खाना जो है डिज़ाइन करके ही दिया था। तो अब क्या होता है ना, ऐसे हर हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होगा कि न्यूट्रिशनिस्ट आपको खाना डिज़ाइन करके देगी। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके घर का बना हुआ खाना जो है आप खाइए, न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस्ड जो है खाना वो खाइए। तो ये डॉक्टर आपको पहले भी बता देते हैं कि आपको क्या क्या खाना है, ये तो डॉक्टर आपको नॉर्मली पहली बता देती है। तो कैसा होता है कि अगर आपका जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उसके इवनिंग से आप जो है आप जूस पीजिए, ठीक है, जूस पानी आप शुरू कर सकते हो। उसके दूसरे दिन मुझे तो रागी माल्ट दिया था, क्योंकि दूसरे दिन जो है आपका सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड जो फूड है वो शुरू हो जाता है। तो मुझे तो मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट में दिया था वो रागी माल्ट दिया था। उसके बाद आपका जो टी एंड मारी बिस्किट, उसके बाद में खाने में जो है जो सेमी लिक्विड आप बोल सकते हो खिचड़ी थी, दलिया था विथ सैलेड एंड ऑल, और उसके बाद में इवनिंग में फिर से ही खिचड़ी ही थी। और दूसरे दिन फिर मुझे पूरा खाना आया, जिसमें रोटी सब्ज़ी दाल चावल, और वो सब्ज़ी वगैरह सब ऐसे ना पूरा डाइट जो होता है बिल्कुल बिना तेल वाली वगैरह वैसा ही था। तो इस तरीके का खाना आपको खाना है कुछ दिन के लिए, जब तक आप रिकवर नहीं होते हो। अब ये सारी चीज़ें तो डॉक्टर मॉनिटर कर ही रहे हैं, लेकिन आप खुद से भी ये जो 7 चीज़ें हैं वो कीजिए। जो कि पहला है वॉकिंग। वॉकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना भी वॉक नहीं करना है कि आपके टाँकों पे प्रेशर आए या फिर आपको तकलीफ़ हो जाए। तो वॉक थोड़ा सा धीरे धीरे वॉक कीजिए, आपके खुद के काम कीजिए, आपके बेबी के काम कीजिए। क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में दूसरे दिन ही जब मुझे ठीक लगने लगा तो मैं खुद से ही उठी, मैंने खुद वॉशरूम भी गई मैं, और मेरे बेबी के जो कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए थे वो भी मैं उठा के फोल्ड करके रख रही थी। तो ये इस तरीके के जो काम है वो आप कीजिए। और वॉकिंग से जो है फास्ट रिकवरी होती है, तो वॉकिंग बिल्कुल कीजिए। जब आप वॉकिंग कर रहे होते हो या फिर थोड़े एक्टिव रहते हो, उसी टाइम पे बेल्ट पहनिए। अगर आप रेस्टिंग मोड में हो तो बिल्कुल भी बेल्ट मत पहनिए। ये डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे कि बेल्ट आपको सिर्फ जब आप एक्टिव हो तभी पहनिए, जब आप सो रहे होते हो तो बेल्ट नहीं पहनना है। ब्रेस्ट फीडिंग ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेबी मदर बॉन्डिंग के लिए। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग जल्द से जल्द शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तो आप लैक्टेशन कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए। और अच्छे से आपको रेस्ट भी लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा भी काम करना है, इतना भी काम नहीं करना है यार। इतने बड़े डिलीवरी से आए हो, इतना सारा काम कर लिया, अभी आपने बेबी को संभालना है, आपको खुद को संभालना है, तो थोड़ा तो रेस्ट चाहिए ही आपको। तो आप रेस्ट भी अच्छा ही लीजिए, पर ऐसा भी नहीं है कि बेड रिडन हो जाना है, बिल्कुल नहीं। लीजिए रेस्ट, लेकिन जैसे 1 घंटे 2 घंटा आपने रेस्ट कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा एक्टिव हो गए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो।
न्यूट्रिशियस फूड तो आपको बिल्कुल खाना है। आप घर का बना हुआ अच्छा खाना खाइए। ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल वाला तो बिल्कुल मत खाइए। आफ्टर डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सबसे पहले तो आपको इतना भी लिक्विड डाइट पे नहीं जाना है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि जब आपका शुरू हो चुका था ना, सेकेंड डे पे सेमी लिक्विड आपने खा लिया, उसके बाद में आप जो है वेल बैलेंस डाइट आप खा रहे हो, तो पानी जिस सब्ज़ी में ज़्यादा है वो खाना खाइए। और ज़रूरी नहीं है कि दाल का पानी ही सिर्फ दाल का पानी पीना है। दाल के पानी में इतना कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। आप जो है पूरी दाल लीजिए, अच्छी सी दाल लीजिए, दाल का पानी मत लीजिए, पूरी दाल लीजिए, वो खाइए। ऐसा जो है पूरा वेल बैलेंस न्यूट्रिशियस फूड आपको खाना है। पानी तो बहुत सारा पीना है आपको, 3 से 4 लीटर आपको बिल्कुल पानी पीना है। अगर आपको पता नहीं होगा तो ब्रेस्ट मिल्क में 80% वाटर ही होता है। तो अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ऑब्वियसली आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए पानी आपको पीते रहना। जो गाउन है जो आपको हॉस्पिटल के थ्रू जो प्रोवाइड किया जाता है, उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब मुझे तो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया था, तो मैं घर से ही मैटरनिटी गाउन जो है वो लेके गई थी। तो मैं मैटरनिटी गाउन मैंने वहाँ पे पहन लिया था, उसमें मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी और उसमें मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड भी करा पा रही थी। तो अगर आपको चाहिए तो आप स्पेयर में जो है मैटरनिटी गाउन रखिए। आपको खुद भी अच्छा फील होगा, थोड़ा घर जैसा लगेगा आप मैटरनिटी गाउन में रहोगे तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर सपोर्ट। अगर आपके पास नर्स है, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई फैमिली मेम्बर है, आपके हस्बैंड हैं, प्लीज़ उनसे हेल्प मांगने में कोई शर्म मत कीजिए, क्योंकि आपका वही टाइम है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। आप ऑपरेशन से आए ना, सब कुछ नहीं कर सकते, तो आपको हेल्प मांगना ही चाहिए। ऐसा सोचो भी मत कि यार ये क्या सोचेंगे, नर्स को मैं बार बार बुला रही हूँ तो क्या होगा। मेरे केस में मैंने इतने बार नर्स को बुलाया है, हर 5-5 मिनट में, हर 10-10 मिनट में। हमेशा नर्स आई है, हंस हंस के मुझे हेल्प किया है और हंसते हुए ही रूम के बाहर गई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्हें किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता। वो इतने टाइम से काम करते आ रही हैं, उनको पता है कि क्या हेल्प चाहिए। तो ऐसे आप शर्माइए मत, बिल्कुल हेल्प मांगिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं आपको मेरे ये टिप्स हेल्पफुल लगे होंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और मिलते हैं पार्ट 2 में, जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आपको कि आप पोस्ट सी सेक्शन घर पर किस तरीके से खुद की केयर ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।